तैयब उर्दवान 12 तारीख को पाकिस्तान आएंगे। What has उर्दवान got to give? सवाल ये पैदा होता है। तुर्की की अपनी इकोनॉमी ज़बरदस्त तो नहीं जा रही। उर्दवान साहब जितने भी अपने साथ तुर्की के अमीर तरीन बिलियनियर्स को लेकर आ जाएं। क्या आपके मुल्क में इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है? मोहम्मद सलमान ने कहा मैं आ तो जाता हूँ, मैं करूँगा क्या आके? वी हैव गॉट नथिंग टू साइन। उन्होंने शिकवा भी किया था पाकिस्तान से, यू गाइस हैवंट गॉट एनीथिंग टू सेल। चाइनीज़ अभी पहुँच गए थे, उन्होंने नैब को डीजी को खत लिखा है। सिंध का एक बंदा है जो कि मुझसे कह रहा है कि मुझे बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट चाहिए। अभी कुछ चाइनीज़ यहाँ सिटीजन जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि भाई हमें पुलिस से बचाया जाए। तो जब ये आपके मुल्क में सब चल रहा है सिलसिला, तो प्लीज यार स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ पाकिस्तानीज। लाइक यार क्या समझते हैं? जो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रपोज किया है उसको लीगल टर्म में एथनिक क्लेंजिंग कहा जाता है। विल अमेरिका सेंड देयर सोल्जर्स? क्या वो जाके हमास के साथ फाइट करेंगे? आपको इराक से जाना पड़ा, आपको अफगानिस्तान से भागना पड़ा। इजराइल इज अ रियलिटी। शायद इस रियलिटी को 1948 में ही रियलाइज कर लेते ना, आज तक शायद फलस्तीन और इजराइल एक बराबर साइज की स्टेट्स होती हैं। पूरे अमेरिका का जो ट्रेड डेटा है उसकी एक्सेस इलॉन मस्क के पास है, हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा। किस हैसियत से? सवाल यही पैदा हो रहा है ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ बनाना रिपब्लिक राइट नाउ। पाकिस्तानी को क्या औकात है हम किसी और मुल्क को बनाना? हम तो वो बनाना का ट्री है हम तो यार। इंडिया में बड़ा जबरदस्त सैलरी क्लास के लिए बजट दिया। पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक महीने के तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, उसके बाद आपको टैक्स देना शुरू करना है, उससे कम पे आपको टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमें कुछ इन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन ले लें पड़ोस में। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं और अदील भाई एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा गैप हो गया मगर अदील भाई ने वक्त निकाला हमारे लिए। अदील भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप जब भी इनवाइट करते हैं मैं फ़ौरन आ जाता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदील भाई, पहले बहुत मज़े की खबर से डिस्कशन शुरू करते हैं। तैयब उर्दवान जो हैं वो उनका मुमकिन पाकिस्तान का दौरा है और ख्याल किया जा रहा है कि वो 12 तारीख को पाकिस्तान आएंगे। तो माशाल्लाह से हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी है खारजा महाज के ऊपर, क्या कहते हैं आप? अल्लाह करे आ जाएं। पाकिस्तान की एक इस वक्त एक बज़ाहिर एक आइसोलेशन सी कुछ चल रही है। अभी हमारे सदर मुमलिकत माशाल्लाह अपने सिंध के चुनिंदा सितारों को लेकर, आपको पता है कि चाइना गए हुए थे। बल्कि मैं देख रहा था कि वो सिंध के कुछ मिनिस्टर से शी जिनपिंग हाथ मिला रहे थे। मैं कह रहा था कि कोई इनको इनका बैकग्राउंड बता दे। तो चाइना में तो शायद आपको पता है ना वो ज़िंदा भी नहीं रह पाए, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे क्या सज़ाएं मिलती हैं। लेकिन सुना है चाइना कुछ बातों पे बड़ा नाराज़ है पाकिस्तान से, कुछ 1-2 मुद्दों के ऊपर और 1-2 इशूज़ के ऊपर। लेकिन बहरहाल उस पर अब नहीं जाते। आपने उर्दवान साहब के वाले से बात पूछी, बड़ा अरसा हो गया कि कोई सीनियर दुनिया का एक मशहूर लीडर पाकिस्तान आया हो। यानी हालात हमारे ये हो गए थे कि हमने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी इस तरह उसका इस्तकबाल किया जैसे पता नहीं कोई अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है। जबकि लुकाशेंको एक बड़ा डिक्टेटोरियल किस्म का आदमी है और व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीब है। मैं कोई अमेरिकन कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट यहाँ बात नहीं कर रहा। एक फैक्ट है तो वो फैक्ट है। जो बंदा जमहूरियत को अपने मुल्क में दबाएगा, मेरे लिए वो एक नापसंदीदा आदमी है। और लुकाशेंको ऐसा आदमी है जिसका मियाँ साहब ने, आपने ये भी देखा होगा, वो पाकिस्तान में अपने ट्रैक सूट में आ गया था। यानी वरना एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिलसिला होता है। हम माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब अपने लाखों के सूट में और बूट्स में जाते हैं उनका इस्तकबाल करने, लेकिन वो जो है अपने ट्रैक सूट में ही जहाज से निकला है अपने। तो बहुत अरसे से कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान आ नहीं रहा था। अभी भी उर्दवान साहब, हम जब बात कर रहे हैं, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये कोई 6 दिन रह गए हैं उनके आने में, मगर कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। कंफर्मेशन नहीं है। देखिए अगर आपको याद हो, मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे थे पाकिस्तान, अभी तक नहीं आए। वो सारा था इंडिया चले गए तो बस अभी आ रहे हैं। मोहम्मद सलमान अभी आ रहे हैं। अब वो कहते हैं फिर बाद में खबरें भी पता चली, मोहम्मद सलमान ने कहा मैं आ तो जाता हूँ, मैं करूँगा क्या आके? वी हैव गॉट नथिंग टू साइन। बिकॉज उन्होंने सुना, ये शिकवा भी किया था पाकिस्तान से कि आपने पता नहीं SIF उन्होंने सब बना लिया। यू गाइज हैवंट गॉट एनीथिंग टू सेल। आपके पास इन्वेस्ट करवाने को है क्या? आपसे कुछ मंगवाओ तो आप, ये नजम सेठी साहब के अल्फाज है जो मैं कर रहा हूँ, और आपको पता सेठी साहब के इनके बहुत करीब हैं, बिल्कुल चिड़ियाँ उन्होंने अपनी बैठाई हुई होती हैं। और उनको ये बताया गया कि यार MBS उनकी टीम ये बोलती है कि पाकिस्तान आओ तो वही बातें, 25 करोड़ का मुल्क, इतनी यंग पॉपुलेशन, अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़? करना क्या है? रिकॉर्ड एक भी अब हम ज़यीफ़ होते जा रहे हैं। मेरी शायद दाढ़ी के कोई 70-80 हज़ार और बार सफ़ेद हो गए हैं, अभी तक रिकॉर्ड एक की डील हुई नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो हो भी ना। हमारा बड़ा ख़जाना है, महंगे पोंगे दानों में बेच दिया हमने दामों में, तो फिर क्या होगा? कमिंग बैक, इसमें उर्दवान साहब आ जाएं पाकिस्तान, अच्छा होगा। व्हाट हैज़ उर्दवान गॉट टू गिव? सवाल ये पैदा होता है, सिवाय इसके कि दुनिया का एक बड़ा लीडर जो है वो पाकिस्तान आ गया है। एक ज़माना था, लेकिन फैसल आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, हम थोड़े उम्र ज़्यादा थी हमारी, मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीब हुआ करते थे रजब तैयब उर्दवान साहब। बल्कि अब ये दूरियां क्यों हो गई हैं मुझे नहीं पता। जैसे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर अपने आखिरी टर्म में हुआ करते थे, पाकिस्तान का वो गोल्डन एज ना 2013-14 के बाद वाला, जी हाँ।
मियाँ साहब आपको यकीन यहाँ आए थे, पार्लियामेंट से खिताब भी किया था, बिल्कुल किया था, उस पर फिर इमरान खान साहब ने बॉयकॉट किया था, तो उस पर बड़ा शोर भी मचा था। और मियाँ साहब को इन्होंने, अर्दवान जो, अगर मुझे सही याद आ रहा है, अर्दवान साहब ने अपनी बेटी की शादी में मियाँ साहब को बुलाया था अपने बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट इवेंट में। और कहते ये हैं कि गवाहान के दस्तखत में एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी जो, वो तस्वीर मुझे याद है कि वो स्टेज में दूल्हा दुल्हन के साथ जो है मियाँ साहब खड़े हुए। दिस इज़ हाउ क्लोज दीज पीपल वर। लेकिन अभी बीच में इनके दरमियान कुछ दूरियां हो गई, अर्दवान साहब क्यों खिंच गए, क्या हुआ? मियाँ साहब की तो खिंचने का आपको पता है कि वो लेवल नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी नून लीग के सपोर्टर्स को, लेकिन हर एक की पर्सनैलिटी होती है ना। मियाँ साहब एक मासूम से आदमी हैं और बस बहरहाल। तो अर्दवान साहब आ जाएं पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाट हैज़ ही गॉट टू गिव। तुर्की की अपनी इकोनॉमी आपको पता है इतनी कोई ज़बरदस्त तो नहीं जा रही, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे ज़रूर हैं कि जहाँ पे तुर्की ने अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बनाई है। हम एनर्जी की अगर हम बात करें, हम माइनिंग के हवाले से बात करें, बल्कि उनकी अगर अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट पाकिस्तान डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी डॉलेंस इज ओन्ड बाय अ टर्किश कंपनी आर्चेलिक। सो हो सकता है कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, कुछ हो जाए, लेट्स सी। आ जाए, अच्छी बात है। पाकिस्तान बड़े अरसे से कोई एक बड़े आदमी का इंतजार। मगर अदिल भाई, अगर कुछ आ भी जाएंगे, साइन हो भी जाता है, तो कोई ऐसा गेम चेंजर तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुर्की की अपनी मईशत भी कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वो कर नहीं रहा, तो कोई गेम चेंजर इवेंट तो नहीं कह सकते ना इसको। बस इतना है कि हुकूमत ये दिखा ज़रूर सकती है कि एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आ गई। देखिए, आपको समझना ही पड़ेगा कि अर्दवान तुर्की का एक बड़ा पावरफुल आदमी है, और इतने अरसे से, आई मीन तुर्की में अब 2 जनरेशंस हो गई हैं जो कि उन्होंने अर्दवान को ही अपना हुक्मरान देखा है। सो उस मुल्क की मईशत भी काफ़ी ज़्यादा, इवन दो इस वक्त थोड़े से अनपॉपुलर हो चुके हैं, वो इसमें शक नहीं है। वो अक्सर ये बातें कही जाती हैं ना कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। तो अर्दवान साहब का अभी कुछ शायद सिलसिला ऐसा ही हुआ है। और गज़ा के हवाले से अर्दवान साहब की पॉलिसी के में भी ये कहते हैं कि तुर्की के लोगों में कुछ बेचैनी पाई जाती है। वो समझते थे कि तुर्की इससे कहीं ज़्यादा अग्रेसिव रोल प्ले कर सकता था, जो उसने नहीं किया। हाउएवर बिजनेस कम्युनिटी, ये बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट माने जाते हैं, इवन दो इनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसेंटली बहुत ही रिडिकुलस और बड़ी स्टूपिड किस्म की पॉलिसी थी, लेकिन अब वो कुछ चीज़ों को जो है ना लाइन पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिजनेस कम्युनिटी को अपनी इनकरेज कर सकते हैं, अपने साथ तुर्क ताजरों का एक वफ्द लेकर आ सकते हैं। मुझे नहीं पता वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में या नहीं करेंगे। देखिए, अर्दवान साहब जितने भी अपने साथ तुर्की के अमीर तरीन बिलियनियर्स को लेकर आ जाएं, ठीक है जी, क्या आपके मुल्क में इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है? सवाल यही पैदा होता है। क्या आपके मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर आपको याद हो, कार के कार्दीज एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में एक स्कैम आया था कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स, वो एक टर्किश कंपनी ही थी जिसके बहरी जहाज़ यहाँ पे लाके हमने खड़े कर दिए थे, और बाद में उसमें रजब तैयब अर्दवान को ज़ाती तौर से इंटरफियर करना पड़ा था उस मामले को रफा दफा करने के लिए, वरना बहुत बड़ी पेनल्टी ठुक गई थी पाकिस्तान पे। कमिंग बैक, क्या पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे कोई मुल्क आके प्रेसिडेंट भी अपनी टीम को ले आए और वो कहेंगे कि सर कहाँ इन्वेस्ट करें आके यहाँ पे, बेचने को इस वक्त तो बेचने के अलावा पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की बात कर लेते हैं ना। आइए जी जरा बात करते हैं। वो आपने देखा चाइनीज अभी पहुंच गए थे, उन्होंने नैब को डीजी को खत लिखा है कि यार आपके जो सिंध का एक बंदा है जो कि मुझसे कह रहा है कि मुझे बुर्ज खलीफा में, अबे भाई कहीं तो बातें भी तो सुने ना हमारे सिंध के ब्यूरोक्रेट्स की। अल बर्शा में कोई अपार्टमेंट यार, कोई दुबई मरीना में कोई फ्लैट, कोई JBR में मांग लो, उसको भी बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट चाहिए। आप सोचिए। फिर आपको पता है अभी कुछ चाइनीज़ यहाँ सिटीजन जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए थे कि भाई हमें पुलिस से बचाया जाए। सो जब ये आपके मुल्क में ये सब चल रहा है सिलसिला, तो पता नहीं कौन इन्वेस्ट। वैसे दिल भाई, अभी अमरीकी वफ्द आया हुआ है, वैसे ये क्या है कि वाकई कोई बिलियनियर्स हैं ये, कि ये ऐसे ही बस हुकूमत कैश करवा रही है? देखिए, बड़ी मीम्स भी बन रही हैं इसके ऊपर। वैसे मीम्स तो बन रही हैं बिकॉज ज़ाहिर है आप बंदा ऐसा लेकर आए ना कि जिसके बारे में आप सर्च, मैं भी जाके इनके बारे में, मैंने भी पहली बार, अच्छा ज़ाहिर है अमेरिकन मईशत पे मेरा भी बड़े, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ सकूँ एंड ऑल। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं लोगों को जानता हूँ, लेकिन शायद फिर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अब ये जेंट्री साहब हैं, जो भी हैं, ये इनको जो है वो ला के इस तरह प्रेजेंट किया गया जैसे पता नहीं यार कोई सक्सेसर टू वॉरेन बफेट पाकिस्तान तशरीफ लाए। एलॉन मस्क आ गए। एलॉन मस्क तो खैर अब हमारी हैसियत ही नहीं रही है, और अच्छा है वो उस जैसा रेसिस्ट इंसान कभी पाकिस्तान आई नहीं ना। एलॉन मस्क इज रियली डिसअपॉइंटेड मी यार। लेकिन अब ये जेंट्री साहब के बारे में फिर ज़ाहिर है जब पता चले जी एक अमरीकी बिलियनियर आए हैं, तो फिर सबसे पहले बिलियनियर को कैसे आप सर्च करेंगे? बिलियनियर को ढूंढने के लिए आप फोर्ब्स की लिस्ट में जाते हैं, बिकॉज दुनिया में फोर्ब्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। अब उसमें तो इंसाफ का नाम कभी आया नहीं। अब ये पता नहीं कहाँ से डॉन न्यूज़ को ये बिलियनियर लग गए, जो वो उन्होंने एक इंटरव्यू करवाया उनका, जिस प्रोग्राम में आपको पता है कि अगवा हुए हुए लीडरान बरामद होते हैं।
उस प्रोग्राम में जेंट्री साहब को लाया गया, उन्होंने कहा जी मैं ये इन्वेस्ट करूंगा, वो करूंगा, रिचर्ड ग्रेनेल को धोखा दिया गया, डीप फेक चला दी गई एंड ऑल, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं। अच्छा, मैंने ये भी सर्च किया, रिपब्लिकन रिचर्ड ग्रेनेल, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे इस हवाले से। सो देखिए, एक ज़माने में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में वो एक साजिद तारड़ साहब लाए गए थे गंजे से, कहा था डोनाल्ड ट्रंप के ये एडवाइज़र हैं। ये कुछ उसी लेवल की एक मुझे लग रहा है गेम। हाउएवर, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जेंट्री साहब जो हैं, ये पाकिस्तान के बाद ढाका गए हैं और वहाँ पे इनकी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है। मुझे लग रहा है वहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है उधर जो के बता रहा है यार ये बिलियनियर आदमी है। सो देखिए, ये होम, हमारी दुआएं उनके साथ, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। पर अगर वो वाकई सीरियस हैं, आपको थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। देखिए, जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, हर थोड़े दिनों में बताया जा रहा है कि 70 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो 100 अरब से शुरू हुआ था, आपको याद हो ये मोहसिन बेग वगैरह कौन कंट्रीज के नाम भी आए थे, 25 यहाँ से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं एक उनकी बीसी डली है और वो पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। गल्फ ममालिक बीसी डाल के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। यार प्लीज यार, स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ पाकिस्तानीज। लाइक यार, क्या समझते हैं हमें भाई? ये ज़माना 70s 60s का नहीं है कि आपने जो लोगों को बता दिया। इवन 90s में लोगों में शऊर आ गया था, सैटेलाइट टीवी आ गया था, सब कुछ, फिर तो इंटरनेट भी आ गया था लेट 90s में। सब कुछ आपको, हमारे खालू मरहूम इनकम टैक्स कमिश्नर होते तो मेरे घर में आके, मेरे पास इंटरनेट ख़ानदान में होता था, मेरे घर में आके वो कंपनियों की सर्च किया करते थे वहाँ पे, वो yahoo.com पे बैठ के। तो यार ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें है कि जी वो बिलियन, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रोजेक्ट आप मुझे बताइए, कोई एक जगह आके जो उसने एक्सप्लोर की हो कि यार मैं फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इनका अपना तो ट्रकिंग का काम है वहाँ पे, सुना ही है मैंने। क्या करेंगे इधर हमारे न्याजी ट्रांसपोर्ट चलने देगा, ट्रकिंग का काम इनका। आई डोंट नो मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन। चलें आदिल भाई, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी अमेरिका की बात हो रही है, तो पहले अमेरिका को ही डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका ने गज़ा के मामले पर ट्रंप साहब ने एक बड़ा जो है फास्ट फॉरवर्ड स्टेप लिया और कहा है कि तामीरें न होगी दोबारा, बिल्कुल खाली करवा के दोबारा बात करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बहस है। तो मुझे ये बताएं कि अरब ममालिक की हमायत तो नहीं मिल रही, कोई भी जो है साथ नहीं नज़र आ रहा। तो क्या लग रहा है अभी ये फिर गज़ा का मसला कैसे हल होगा? देखिए, सिर्फ अरब ममालिक नहीं, नॉन अरब कंट्रीज़, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका के कुछ एलाइज जो हैं, हम रशिया और चाइना की तो बात ही नहीं करते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे ममालिक हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो आई है वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट की आई है। और अमेरिका से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात बाइडेन के ज़माने में थे। डोनाल्ड ट्रंप जो इनका साबिक प्रेसिडेंट है, जाइर बोल्सोनारो, उसके बड़ा करीब है। देखिए, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल फिलॉसफी हम अच्छी तरह समझते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा एक लेफ्ट विंग आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। इनकी आपस में नहीं बनती। देखें, ये इसका इस सियासी फलसफे से ताल्लुक ही नहीं है, ये बात तो कानून की है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है उसको लीगल टर्म में एथनिक क्लेंजिंग कहा जाता है। यानी किसी की नस्लकुशी की जा रही है पूरी की पूरी ना। अब यानी लोगों को उठा के, हम कोई 1-2 लाख लोगों की बात नहीं कर रहे, हम कोई 50-60 हज़ार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 17 से 22 लाख डिफरेंट नंबर्स आते हैं। गज़ा की पॉपुलेशन क्या है, हम उतने लोगों की बात कर रहे हैं। जिन मुल्कों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं वहाँ बसाने का सोच रहा हूँ, वो मुल्क कहते हैं भाई हम नहीं इसमें तैयार हैं। मुझे लग रहा है दैट यहाँ पे अच्छा, एक और बात इसमें आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद वाइट हाउस की जो उनकी स्पोक्स पर्सन है जो आजकल बड़ी पॉपुलर हैं, कैरोलाइन लेविट नाम है उनका, और कैरोलाइन लेविट ने जो है वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। उनका कहना ये था, कल रात जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग शाम में हुई है उसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ नेवर सेड, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली कि ये परमानेंट उनको रीसेटल कर दिया जाएगा, ये एक टेम्पररी रीसेटलमेंट होगी एंड दीज पीपल कैन कम बैक। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला था। तो असल में ये कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए एक रियल स्टेट का बंदा है, उसके लिए पूरी दुनिया एक रियल स्टेट है। अब वो रियल स्टेट उसको नज़र आ रही है कि जी मैं उसको रिवियरा ऑफ मिडल ईस्ट बना दूंगा। रिवियरा फ्रांस का वो कोस्ट है जो कि मेडिटेरेनियन के साथ लगती है, तो वो ये कहते हैं कि जी मैं उसको वो बना दूंगा। ठीक है, बड़ा खूबसूरत बीच है गज़ा, अब हमने देखा है जो नज़र आती हैं पिक्चर्स, उसमें नज़र आता है कि नीला समंदर और वाइट सैंड, वाइट नहीं थोड़ी सी ब्राउन, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। उस पर जी वो होटल बनाएंगे, कैसीनो बनाएंगे एंड ऑल। ना अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में ये बात डिस्कस हुई है, ना अमेरिका की जो सिक्योरिटी सर्कल्स हैं वहाँ ये बात डिस्कस हुई है। ये शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ दोस्तों यारों में गोल्फ खेलते हुए या क्लब हाउस में डिस्कस किया है और उन्होंने ला के जो है ना वो ये बात कर दी है। लेकिन मैं अभी भी ये स्ट्रांगली ये बात समझता हूँ कि देखें, अक़वाम मुत्तहिदा कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। फ्रांस की स्टेटमेंट देख लें, जर्मनी की देख लें, बेल्जियम, स्पेन की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई हैं। इवन बहुत सारे ममालिक हैं, चाइना, जापान, सब कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है।
लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही है बात, तो इसके पीछे एक प्लान तो चल रहा है इसके जहन में, और द मुस्लिम कंट्रीज हैव गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मैं कल तुर्की अल फैसल, जो सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस चीफ एक ज़माने में हुआ करते थे, वॉर ऑन टेरर के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के बड़े करीबी, उसके बाद वाला टाइम था बेसिकली वो, जनरल कियानी वगैरह के टाइम पे पाकिस्तान के साथ इनका बड़ा राब्ता रहा करता था। लेकिन उनके भी मैं कल स्टेटमेंट सुन रहा था, और वो भी यही कह रहे थे कि अरब कंट्रीज़ नहीं, सारे मुसलमान मुल्कों को इस मामले के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, नोबडी नोज अबाउट इट। हाउएवर ये अगर करने को जाते, अच्छा सवाल एक और आता है ना फैसल, सिनेरियो देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं गज़ा को खाली कराऊंगा। कैसे खाली कराओगे यार? तुमने हमास को ख़त्म कर लिया, 16 महीने, 16 नहीं कितने महीने, 15 महीने तकरीबन, 40,000 से ज़्यादा, 40-47,000 लोगों को मार दिया तुमने। अभी भी जब वो उनके हॉस्टेजेस रिलीज कर रहे होते हैं, हमास की शान देखा करें आप वहाँ पे, जिस तरह वो क्या ज़बरदस्त, वो कहते हैं ना कि PR उनकी क्या कमाल स्ट्रैटेजी है उनकी, जिससे वो खेल रहे हैं इस वक्त गेम, कि अगर आप इजराइली हैं तो आपके हौसले पस्त हो जाएंगे कि यार हमने तो फ्लैट कर दिया इस ज़मीन को, ये अभी भी जिंदा है। वो आप देख रहे हैं वो इजराइली ऐसे मोटे मोटे निकल रहे हैं वो खंदकों से, वो जो उनके निकल रहे हैं बेचारे, उन फ़लस्तीनियों को देखिए जो जेलों में डाला हुआ था, वो किस हाल में निकल रहे हैं, और वो मोटी मोटी वहाँ से जो है ना उनकी वो ख़वातीन निकल रही हैं, सोल्जर्स, जो कि फ़ौजी वर्दी में भी उनको मलबूस किया हुआ है। सो कहने का मतलब ये कि अमेरिका क्या करेगा? विल अमेरिका सेंड देयर सोल्जर्स? क्या वो जाके हमास के साथ फाइट करेंगे? कैन अमेरिकन फाइट अ गोरिल्ला वॉर? वो उनका अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, $2 ट्रिलियन आपने फेंक दिए वॉर ऑन टेरर में, क्या कर पाया? आपको इराक से जाना पड़ा, आपको अफगानिस्तान से भागना पड़ा। बोला एक इनके लिए, अभी तो इस पर ट्रंप घुसेगा, इनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग ये था जिस तरह वो अफगानिस्तान से लिटरली भागे हैं। तो आप एक और महाज खोलेंगे यार? नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो कहता ये था कि यार आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, आई विल नॉट गेट एंगेज इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी। सो मुझे लग रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक शोशा छोड़ दिया है। मगर अदिल भाई वो तो इसको पीस का स्टेप ही कह रहे हैं ना, वो तो कह ही ये रहे हैं कि ये सब मैं पीस के लिए कर रहा हूँ। पीस के लिए उसको समझाना पड़ेगा। आप इजरायली स्टेट जो है उसको, मैं ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, देखें यार इजराइल इज़ अ रियलिटी। आई नो हमारे कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आती है बात जब भी ये बोली जाए कि इजराइल एक रियलिटी है। हम शायद इस रियलिटी को 1948 में ही रियलाइज़ कर लेते ना, तो आज एक बहुत शायद फ़लस्तीन और इजराइल एक बराबर बराबर साइज़ की स्टेट्स होती, लेकिन हमें लड़ना था और ये सारी चीज़ें। यार अब हम आज बैठ के 1948 की बात करेंगे तो कहते हैं ना हाइंडसाइट इज़ 2020, वो तो परफेक्ट विजन आपका होता है। तो वो कायदे आज़म ने आपको पता है कि इजराइल के क़याम के ख़िलाफ़ बयान दिए हुए हैं। तो बहरहाल हाउएवर इजराइल इज़ अ रियलिटी, हमें ये बात माननी पड़ेगी। आई थिंक 2 स्टेट सोल्यूशन यही है, और आई थिंक सबसे अच्छी स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया से आई है इसमें, बिकॉज जिस वक्त ट्रंप ने ये बात बोली कि बहुत सारे हमारे रीजनल एलाइज जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस प्लान के ऊपर, तो पहला शक जो है ना वो चोर आंखों सबसे पहले आप किस मुल्क को देखेंगे? आप सऊदी अरेबिया को देखेंगे। अच्छा, सऊदी अरब ने सुबह के 4 बजे उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है उस पर क्लैरिफिकेशन दी है दैट सऊदी अरेबिया बिलीव्स इन अ 2 स्टेट सोल्यूशन, अ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। इजराइल के साथ किसी भी ताल्लुक इस्तवार करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक फिर MBS डबल डाउन ऑन दैट, उसने नेक्स्ट डे आके खुद इस पर जो MBS की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। सो मेरा ये ख्याल है दैट डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक अब आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है फैसल इस मामले पे एकदम खामोशी हो जाएगी, अभी फिलहाल इस पे कोई बात नहीं होनी। आपके दोस्त इलॉन मस्क साहब US एड बंद कर दी उन्होंने। मेरे दोस्त थे यहाँ हम लोग लूडो खेलते थे बचपन में। आपकी बातों से अक्सर मोहब्बत झलकती है उनके लिए। मैं बताता हूँ पॉडकास्ट में भी। जी बिल्कुल। तो अदिल भाई चलें US एड बंद कर दी, मगर मुझे ये बताएं कि इलॉन मस्क ने किस हैसियत में की है वो, मतलब किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है कोई, किस हैसियत में किया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस वक्त यकीन जाने अभी जब मैं अपने घर से, मेरा घर करीबी आपको पता है, तो कोई तकरीबन ट्रैफिक की वजह से कोई 12-14 मिनट की ड्राइव थी। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स की पॉडकास्ट ही सुन रहा था और वो एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, हमारी एक दोस्त हैं जो कि US स्टेट डिपार्टमेंट में होती हैं, तो पहले पाकिस्तान में होती रही, तो वहीं उनसे, क्योंकि हम भी मीडिया के लोग हैं तो आपको पता है कि ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये मीडिया के साथ बड़े ताल्लुकात इस्तवार हो, मिल्लत के साथ रब्ता हमें इस्तवार रखना था, वो मीडिया के साथ अमेरिकन बड़े ताल्लुक इस्तवार रखते हैं। सो क्योंकि मैं रेडियो का बंदा था तो रेडियो में मेरा उनके साथ काफ़ी रहता था सिलसिला। खैर एनीवे, कमिंग बैक, तो मेरी अभी खैर उनके मैंने फेसबुक के स्टैटसीज देखे, मेरी फेसबुक फ्रेंड हैं और ट्विटर पे हम फॉलो करते हैं एक दूसरे को, एंड दे आर पिस्ड ऑफ। एक तो होता है ना कि मुझे अफसोस है US एड बंद हो गई, दे आर एंग्री। यानी वो एक, मैं कहूँगा कि
शायद पाकिस्तानी इक्विवेलेंट कोई ग्रेड 19 या 20 की अफसर है, स्टेट डिपार्टमेंट में होती है, और वो खुल के अपनी हुकूमत के खिलाफ इस तरह लिख रही है। क्योंकि देखिए यूएस एड जो है ना, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार है, टूल है, आप इसे जो भी कहना चाहें। अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, ये वो बातें थी जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लोग ये बोलते थे कि यार अमेरिका एड के नाम पे जो है वो मैनिपुलेशन करता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इदारों को सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान में ऐसे थिंक टैंक्स को सपोर्ट किया जा रहा है जो कि एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं अमेरिकन पॉलिसीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन कुछ बातें उसकी ठीक हैं, मैं आई काइंड ऑफ अग्री। यूएस एड बहुत अच्छे काम भी कर रहा है पाकिस्तान में। सिर्फ ये कह देना कि यार हुकूमत है, उनको उल्टाना उनका काम है, नहीं, वो होगा, वो कर रहे होंगे। 1961 से एग्जिस्ट करती है ये। कोल्ड वॉर अपनी पीक पे था उस वक्त, ज़ाहिर है अमेरिका को भी ये अंदाज़ा था कि इतनी सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है कि जॉन एफ कैनेडी ने एक कानून के तहत इसको जो है वो वजूद में लेकर आए थे, और उनका कहना यही था कि इतने सारे इदारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेट्स ब्रिंग इट अंडर वन अम्ब्रेला एंड दे कॉल इट यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड। बहुत बड़ा बजट, 27-28 अरब डॉलर का हम जो है सालाना बजट कर रहे हैं। आई मीन पाकिस्तान में आपको शायद अंदाज़ा हो कि यूएस एड के थ्रू बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे अमेरिका जाके पढ़ते थे। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तानीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स। पाकिस्तान के छोटे पसमानदा इलाकों से बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, 2 साल, पता नहीं 4 साल का भी होता है या नहीं होता है, आई थिंक 2 साल वाली प्रोग्राम करते हैं, एंड इट चेंजेस देयर लाइफ फॉर एवर। आप बड़ी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जाके, आप न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जाके, एक पाकिस्तानी बच्चा जो कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी छोटे से इलाके या सिंध में थरपारकर से आया है एंड ही स्टडीइंग एट जॉन हॉपकिंस, उसकी तो ज़िंदगी बदल गई। सो यूएस एड ने अच्छे काम भी किए हैं। हाउएवर वो ज़ाहिर है जो एक थ्योरी आती है कि यार ये मैनिपुलेशन के लिए और अपनी अब देखो यार, अब यूएस एड क्यूबा में अगर उसे कुछ काम करना होगा तो आपको लग रहा है कम्युनिज्म की सपोर्ट में काम करेगा, या चाइना में वो डीप सीक की हेल्प करेगा? नहीं करेगा। उनका मकसद ये कि जो उनके मफादात हैं वही उनको पूरे करवाने हैं। हाउएवर जो तरीक़ाकार अमेरिका में अपनाया जा रहा है उसमें पीपल आर शॉक्ड, बिकॉज याद रहे जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज जिसका नाम है, जिसमें इनिशियली इसके 2 आपको पता है सरबराहान थे, एक तो इलॉन मस्क था और विवेक रामास्वामी था। विवेक रामास्वामी को तो इलॉन मस्क ने पहले हफ्ते में फारिग करा दिया, उनको लॉलीपॉप दे दिया कि तुम ओहायो स्टेट के गवर्नर का इलेक्शन लड़ो। इलॉन मस्क इस वक्त हेड है इसका। कहते ये हैं दैट इलॉन मस्क अपने 3 कंपनी से, टेस्ला से, उसकी जो स्पेस एक्स है, और अपनी एक और तीसरी कंपनी से, आई थिंक स्टारलिंक से, किसी से उसने इंजीनियर्स जमा कर लिए हैं। एंड बहुत यंग इंजीनियर्स, वन ऑफ द इंजीनियर्स कहते ये हैं कि ही इज 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल का एक इंजीनियर भी इसमें शामिल है, और कहते हैं कि उनके सारे गद्दे वद्दे लेके उसने उनको सरकारी दफ्तरों में बिठा दिया कि यार करो, बताओ किसको काटना है, क्या करना है। यूएस एड बंद कर देना आसान काम नहीं है। डोज अमेरिका की कोई मिनिस्ट्री नहीं है। देखिए मिनिस्ट्री बनाने के लिए कानून साजी करनी पड़ती है। अब पाकिस्तान में मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बनाता हूँ तो मैं उसके लिए असेंबली से बिल पास करवाऊंगा और सब कुछ होगा। डोज बनाने के लिए कोई आपकी असेंबली ने कोई ये इदारा, कोई डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं किया। अच्छा, अमेरिका में 2 चीज़ें होती हैं अगर किसी एक बड़े ओहदे पे किसी को फाइज करना होता है। आपको पता है आजकल अमेरिका में मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज चलते हैं, जैसे कॉन्ग्रेशनल हियरिंग जो है वो कहा जाता है, हियरिंग होती है, या ये कॉन्ग्रेशनल आप समझ लें कि एक उनको उनके एक अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें कांग्रेसमैन कमेटीज़ के बैठे हुए होते हैं और वो लिटरली इंटरव्यू लेते हैं उसका, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने वो बात बोली थी, तुम उसको क्लैरिफाई करोगे, ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। बड़े तुंद तेज़ किस्म के जुमलों का तबादला होता है उसमें। वहाँ पे इलॉन मस्क की ऐसी कोई हियरिंग नहीं हुई। प्लस सिक्योरिटी क्लियरेंस, बहुत बड़ा फैसल जो एक बड़ा इशू अमेरिका में होता है वो ये है कि किसको किस लेवल तक की सिक्योरिटी क्लियरेंस है। अब मैं एक मिड लेवल का ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरे पास जॉन एफ कैनेडी की मर्डर के हवाले से CIA की रिपोर्ट की क्लियरेंस नहीं है। आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस। कहते ही हैं कि इस वक्त पूरे अमेरिका का जो ट्रेड डेटा है उसकी एक्सेस इलॉन मस्क के पास है, हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपनी, सब कुछ जो हो रहा है अमेरिकन बुक्स में आ रहा है वो इस वक्त इलॉन मस्क उसको देख सकता है। वो तो सही है दिल भाई, किस हैसियत से सवाल यही पैदा हो रहा है ना। और देखें जो एक और बहुत बड़ा, ये तो फिर हम अमेरिका को इतना वो जो है मैनेज सिस्टम कहते हैं कि वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई भी, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ बनाना रिपब्लिक राइट नाउ। सीरियसली नहीं, हमारी खैर पाकिस्तानी को क्या औकात है हम किसी और मुल्क को बनाना, हम तो बिग बनाना खुद हैं, हम तो खुद बनाना का ट्री है हम तो यार।
लेकिन जब हम अमेरिका को देखते हैं तो आपको अंदाजा ये होता है। अच्छा, मैं इस पे जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आता हूँ कि क्यों आखिर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर, वो है क्या इनका जो बेंचमार्क है। कमिंग बैक टू इलॉन मस्क, या अब इलॉन मस्क खुद एक बड़ा बिजनेसमैन है यार। अब इलॉन मस्क कैन लुक इनटू द डिटेल्स एंड डेटा ऑफ ऑल बिजनेसमैन एक्टिविटीज एंड ऑल जिनके साथ वो काम कर रहा होता है और ये सारी चीजें। दिस इज अ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसे आप कहते हैं ना मफादात का तजाद या टकराव जैसे कहा जाता है, वो हो रहा है कि एक बिजनेसमैन, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है मस्क, वो कोई कहीं से गवर्नर नहीं आया, कोई सियासतदान नहीं है, कोई वकील नहीं है, वो खुद एक बिजनेसमैन है। और एक बिजनेसमैन बैठा हुआ पूरे अमेरिका के बिजनेस का जो है वो देख रहा है कि जी कौन क्या कर रहा है, बोइंग क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, जितना भी कंपटीशन है वो क्या कर रही है, फलाना कंपनी क्या कर रही है, ही नोज अबाउट एवरीथिंग। तो इस वक्त इलॉन मस्क के हवाले से आई कैन टेल यू कि काफ़ी बेचैनी पाई जाती है अमेरिका में। और मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी और आपको मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल इलॉन मस्क को ट्रंप ने खुला हाथ दिया हुआ है। कहते ये हैं कि इलॉन मस्क डजंट रिपोर्ट टू एनीवन, ही जस्ट कीप्स डोनाल्ड ट्रंप वो अपडेटेड रखता है। कहता है तू मुझे अपडेट कर दिया कर, वो वाली कहानी है। इलॉन मस्क की जो इंस्पिरेशन है, याद रखिएगा, वो अर्जेंटीना है। उसके प्रेसिडेंट हावियर मिलेई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी इंस्पिरेशन, बिकॉज हावियर मिले और उन्होंने एक कहना चाहिए कि वो पूरी इकोनॉमी को उन्होंने एक नई डायरेक्शन पे ही लेकर आ गए हैं वो। एंड ही हैज बीन सक्सेसफुल सो फार। ये कह देना कि जो उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही हैज़ बिन सक्सेसफुल सो फार। और अर्जेंटीना की इकोनॉमी जिसको लग रहा था कि वो बिल्कुल मैस में जा चुकी है एंड देयर इज़ नो वे आउट, उसको उसने थोड़ा बहुत टर्न अराउंड जो है वो ज़रूर किया है हावियर मिले ने। एंड दीज गाइज आर टू इम्प्रेस्ड बाय हिम। सो ये भी कोई हावियर मिले टाइप अर्थक्वेक लाना चाहते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। लेकिन लेट मी रिपीट, वो बात वहाँ की वहीं रह गई थी। इन दोनों का फड्डा होना, बहुत बड़ा फड्डा होना, स्पेक्टेकुलर किस्म का इनका ब्रेकअप होगा। और मुझे लगता ये है कि ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 साल भी मैं बहुत बता रहा हूँ। आदिल पे कुछ अब पाकिस्तान के मामला डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक अच्छी खबर प्रॉपर्टी सेक्टर से आ रही है कि वो टास्क फोर्स बनी थी जिसने हुकूमत को बताना था कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या मुश्किलात हैं, सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने ये कहा है कि टैक्सेस जो हैं वो जो 11 से 14 तक थे ओवरऑल टैक्सेस बेचने और ख़रीदने पे, उनको कम करके 4 से 5 के दरमियान लेके आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आ सकता है इससे? नहीं, मैं 4 से 5 क्यों कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर दें प्रॉपर्टी को यार। ये जब मैंने देखी थी ये वाली खबर तो बस वही आई थी बात जहन में मेरे कि वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, इमरान खान मेड अ मैसिव ब्लंडर पाकिस्तान में, उनके एडवाइजर्स एंड ऑल, कि जी प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करो, प्रॉपर्टी मार्केट को। यार बस कर दें यार, सीरियसली स्पीकिंग करें सपोर्ट यार, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। आई थिंक फैसल, हमने अपने शुरू के एपिसोड में ये बात की थी कि हम दोनों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग के छोटे छोटे पोर्टफोलियोज भी हैं। चेक आउट द टैक्सेशन दैट वी पे इन स्टॉक मार्केट यार। हर स्टेप पे लिटरली आपको जो है ना, आई थिंक स्टॉक मार्केट या जो PSX है या जो भी आप बोलें, ये बड़ी डॉक्यूमेंटेड इनकम्स होती हैं, फुली डॉक्यूमेंटेड, कि जी मुझे कितना कैपिटल गेन हो रहा है, मैं कितना जो है वो डिविडेंड लेता हूँ और मुझे कितने बोनस शेयर्स मिले हैं। हमारे तो बोनस शेयर्स पे भी टैक्स लगा दिया जाता है, जबकि बोनस शेयर कुछ नहीं होता। आई मीन इट्स नो ट्रांजैक्शन, राइट पॉकेट लेफ्ट पॉकेट हो जाती है कहानी, सिर्फ गड्डी जेब बढ़ जाती है आपको, जबकि आप 1000 की जगह 10 रुपए के नोट लेके घूम रहे होते हैं, हम उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो यार मुझे ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने पहली बार पाकिस्तान में, थैंक्स टू IMF, हमने ये प्रॉपर्टी दे कि मैं अगेन दोबारा बताता चलूँ, एंड हेट मी फॉर दैट। और मुझे जनरली, क्योंकि मैं जिस पॉडकास्ट पर जाता हूँ मैं रियल एस्टेट के बारे में बड़ा नेगेटिव ओपिनियन रखता हूँ। इट इज़ गुड, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करें। तो तुर्की की हम आज प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे, तुर्की की ग्रोथ की एक बहुत बड़ी वजह उनका रियल एस्टेट सेक्टर था। लेकिन यार ये फजूल के तो टैक्सेशन पे तो लगाओ ना यार। अब तुर्की में भी क्या उन्होंने टैक्स वेवर्स दिए हैं कि ये मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन प्लॉटों की लेन देन, और हमारे यहाँ होता क्या है एंड में, यही तो बेनिफिट होता है ना, फाइलें कि एंड में फाइलें हो रही होती हैं जी, फिर आप उसमें यही फिर 4% 5% टैक्स दे के जो है वो आप इंजॉय कर रहे होते हैं और दबा के। अच्छा दिल भाई, मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे दोस्त से, तो उसने एक बड़ी अच्छी वो दी, प्रॉपर्टी के बेस पर भी तो कौमें तरक्की कर सकती हैं। उसने UAE की मिसाल दी। देखिए ये कह देना कि UAE में सिर्फ प्रॉपर्टी है तो फिर तो मेरा ख्याल से बड़ी ज्यादती की बात हो जाएगी ये। अच्छा, फिर UAE में जरा उनसे DC वाला रेट भी पूछ लीजिए क्या चल रहा है, पूछे ना जी वो अलबर्शा डिस्ट्रिक्ट के ज़रा DC रेट और ज़रा एक्चुअल जो आपके ट्रांजैक्शन रेट हो रहा है उसका ज़रा डिफरेंस बता दीजिए। सेकंड जो एक और सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि UAE फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक टैक्स फ्री एरिया था। मैं चाहे वहाँ पे अपनी 1 लाख दिरहम महीने के कमा रहा हूँ या फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, उस पर मुझे दोनों में टैक्स नहीं पे करना। अब तो खैर हर जगह टैक्स उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं,
और दूसरा ये कहते हैं ना कि यूएई की सारी डेवलपमेंट प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, ये गलत बात है, दिस इज़ अनफेयर। यूएई एक बहुत बड़ा रीजनल सर्विसेज हब भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी अब यूएई में काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रेड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी अपनी एयरलाइन, उनका एयरपोर्ट इज़ अ मेजर हब दुनिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। हमारी तो भाई, हमारा जो मुद्दा है वो यही है, जो थोड़ा बहुत हम शोर करते हैं रियल एस्टेट के खिलाफ जहाँ पे भी जाते हैं, वो यही है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट करो। भाई आप तनख्वाहदार आदमी हैं, क्या हाल कर दिया आपका यार, क्या हाल कर दिया है। बजट आ रहा है, लोग डरे हुए हैं। अब आप देख लेना आप क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, वहां पे इंडिया में निर्मला सीतारामन ने जो है वो बड़ा अच्छा बजट हुआ है, बड़ा जबरदस्त सैलरी क्लास के लिए बजट दिया है उन्होंने, जो जिस तरह डबल, और जहां पे उनका थ्रेशोल्ड था उन्होंने उसको डबल कर दिया। यानी एक बहुत बड़ी, मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक अगर आप महीने के तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, उसके बाद आपको टैक्स देना शुरू करना है, उससे कम पे आपको टैक्स ही नहीं देना है, इनकम टैक्स इंडिया में। यस, उसमें 1-2 कैवियाट्स हैं, बट सी मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ हमारी पॉडकास्ट के नीचे, तो हमारे इंडियन दोस्त आके बड़ी, इंडिया में बहुत व्यूवरशिप है जी व्यूवरशिप है, और इंडियंस फिर माशाल्लाह बड़े अच्छे अलकाब से भी हमें नवाजते हैं। सो जहाँ तारीफ करने वालों तारीफ करते हैं, लेकिन जरा उनकी देशभक्ति है, उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत है कि वो अपने मुल्क की बुराई नहीं सुन सकते, रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको ना, यू हैव टू गिव क्रेडिट, यानी ये एक बड़ा अच्छा बजट है एंड माननी पड़ेगी ये बात सैलरी तबके के लिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें कुछ इन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन ले लें पड़ोस में कि यार वहाँ पे वो क्या किए जा रहे हैं। सो भाई मैं अब अगर नौकरी पेशा आदमी हूँ, आई विल बी डिमोटिवेटेड यार, कि वो बराबर वाला बंदा प्लॉट्स लेके बैठा है, वो सिर्फ फाइलों का काम करता है, ही हार्डली पेज एनी टैक्स, एंड लुक एट मी यार, ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है क्या। तो सर ये मुझे, दीज न्यूज़ डोंट एक्साइट मी एट ऑल। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि यार ये कम कर रहे हैं, और आपको पता है यार हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्लॉट गेम इन पाकिस्तान। चलें, आपको खुशी नहीं हुई, काफ़ी लोगों को खुशी नहीं हुई होगी, मगर काफ़ी लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई गई है। मुझे ये बताएं, बूम आ सकता है इससे? बूम इससे महज टैक्स रेट कम कर देने से तो नहीं आएगा। देखिए बूम फैसल उसके, क्योंकि अभी जिससे भी बात करें ना, प्रॉपर्टी मार्केट क्यों नहीं चल रही, वो यही कहता है टैक्सेस इतने लगा दिए। अब जब कम हो गए या तो चलनी तो चाहिए थोड़ी बहुत। हो सकता है ऐसा हो जाए, थोड़ा बहुत शायद फ़र्क पड़ जाए। अभी मुझे पता ये चला है कि जी किसी ने मुझे बताया कि हाईवे पे 1-2 सोसाइटीज़ हैं, उनके कुछ इम्प्रूवमेंट आई है रेट्स पे, और चीज़ें ज़रा बेहतर होनी वहाँ पे शुरू हुई हैं। बहरिया टाउन के रेट सुनने में आया था बीच में बेहतर हुए, लेकिन फिर आपको पता है प्रयास वाली जो उनकी टारगेट किलिंग चल रही है वो वाला मसला है। उसके आगे एक फौजी सोसाइटी है, कहते हैं उसके रेट्स में कुछ इंप्रूवमेंट आई है, हो सकते हैं चीज़ें हो रही हों। फैसल, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी? हुकूमत जो है ना वो ढोल बाजे बजा रही है कि 2.41 पे आपकी इन्फ्लेशन आ गई है जनवरी के महीने में। क्यों आ रही है इन्फ्लेशन इतने नीचे यार? ये मुल्कों के लिए बड़ी परेशानी की खबर होनी चाहिए। श्रीलंका डिफ्लेशन में दाखिल हो गया, डिमांड ही नहीं है, डिमांड पैसा नहीं ही नहीं है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज दी प्रॉब्लम कि इस वक्त लिक्विडिटी नहीं है इकोनॉमी में। जब तक वो रहेगी, ये कंडीशन रहेगी, तब तक आपकी प्रॉपर्टी पर, इमरान खान के दौर में अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ी हैं, वो ओवरऑल इकोनॉमी वाज डूइंग गुड यार, एवरीवन वाज डूइंग वेल एट दैट पॉइंट इन टाइम। जनरल मुशर्रफ के टाइम पे प्रॉपर्टी प्राइसेस वेंट अप। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी कि यार द ओवरऑल इकोनॉमी वाज बूमिंग, देयर वाज लिक्विडिटी इन। इसका बेनिफिट ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट को हुआ है, माननी पड़ेगी ये बात। अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी शायद प्लॉट्स में चली जाती है, इट केम टू द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में आई है। और मैं कल अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के इवेंट में गया हुआ था, परसों उनकी 30वीं सालगिरह का इवेंट हो रहा था, एंड आई वाज शॉक्ड टू लुक एट देयर नंबर्स। 431 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, जो कि इनका मेन म्यूचुअल फंड कंपनियों का जो मेन कहना चाहिए कि बेंचमार्क होता है। 431 बिलियन से वो 718 बिलियन एक साल में आए। वाह, वेयर डिड दैट मनी कम फ्रॉम? मेरे ख्याल से ये रियल एस्टेट के पैसे थे जो शायद स्टॉक मार्केट, ये जो कि म्यूचुअल फंड्स में आ गए। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड गोल्ड की बात कर रहे थे। जी आपने माशाल्लाह गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ भाई, बहुत थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये गोल्ड को इतने पर क्यों लग गए? राइट, और ये भी ट्रंप के आने के बाद। या देखिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, और व्हाई डू फंड्स मूव टुवर्ड्स गोल्ड? लोग गोल्ड की तरफ क्यों जाते हैं? इंसानी तारीख, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में गोल्ड हैज ऑलवेज बीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ चॉइस। इंसान की पसंदीदा इन्वेस्टमेंट्स में से वो रियल एस्टेट नहीं थी, स्टॉक मार्केट दो ही नहीं थी। इंसान अपनी दौलत को जमा करता था सोना, गोल्ड पर सेफेस्ट। अब ये हम एक पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं, व्हाई जस्ट गोल्ड, व्हाई नॉट एनी अदर एलिमेंट? हो भी सकता था पैलेडियम खैर होता, चांदी क्यों नहीं है, लोहा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें ये कभी हम बाद में बात कर लेंगे। बस गोल्ड है, जब भी कभी परेशानी आएगी गोल्ड इज द ट्रस्टेड पार्टनर। दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है, ठीक है जी। द वर्ल्ड वो एक ऐसा हाथ है जिसको जब भी आप परेशान होंगे लोग सोने का हाथ, सोने के हैंड्स पकड़ लेंगे, ठीक है जी।
डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इस दुनिया में क्या हुआ है, अगर कोई एक वर्ड में हम ये बता सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस दुनिया में क्या फीलिंग आई है, तो उसका जवाब होगा अनसर्टेनिटी। तो ये इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। किसी को नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह अभी उठने वाले होंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब उठ गए होंगे मेरा ख्याल से, काम पे आ गए होंगे, आज वो क्या गुल खिला देंगे, आज का बयान दे देंगे, वो आज किस पे पाबंदियां लगा देंगे, आज क्या कर देंगे। तो दुनिया में जब भी आपको इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी, गोल्ड हमेशा अच्छा करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी भी कोई इसके अलावा कोई और वजह मुझे नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस जो है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो गोल्ड हम प्रोड्यूस करते भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस दो वजूहात की बिना पर मूव करती है। एक इंटरनेशनल प्राइस और दूसरा PKR डॉलर पैरिटी। इनफैक्ट PKR डॉलर पैरिटी ही मेन रीज़न है। सो इस वक्त लेकिन बढ़ने की वजह ज़ाहिर यही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर गोइंग अप, क्योंकि डॉलर रुपी पैरिटी तो अपनी जगह पर है, बट मेरे ख्याल से एक आम आदमी की अब रीच से गोल्ड काफ़ी बाहर हो गया है, और उसकी वजह ज़ाहिर है जब तक ये अनसर्टेनिटी के हालात रहेंगे, मुझे लगता है गोल्ड ऐसे ही रहेगा। मैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनकी जो टारगेट प्राइस गोल्ड की दिसंबर 2025 की है वो $3,125 की है, अभी तकरीबन 2860-2872 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। सो उनके मुताबिक अभी भी इट हैज़ द रूम टू ग्रो, लेट्स सी। और अदिल भाई, गोल्ड की एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि हर मार्केट में कुछ ना कुछ जवाल आता है। जैसे स्टॉक मार्केट है नीचे आती है, प्रॉपर्टी मार्केट की मिसाल आपके सामने है, गोल्ड पे नहीं आता। सी गोल्ड देर आर टाइम्स जहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक नीचे आने के मुराद अगर 10% आई है तो बिल्कुल ऐसी है। देखिए उसकी वजह यही है ना, मैं तो देखिए इंसानी तारीख से आपको जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बादशाह सलामत अपने खजानों को किस में रखा करते थे, उनकी अशरफियाँ किसकी होती हैं? अभी भी हर मुल्क जो है वो सरकारी खजाने में, वो खजाने में वो हर मुल्क अपना गोल्ड मेंटेन करता है। चाइना ने बड़े पैमाने पे अभी गोल्ड की बाइंग की है, इंडिया ने गोल्ड की बाइंग की है, तो गोल्ड पाकिस्तान के पास भी है काफी, पाकिस्तान के पास है, थोड़ा सा है मेरे ख्याल से। अभी तो खैर स्टेट बैंक अभी गोल्ड रिजर्व बिल्ड नहीं कर रहा, वो डॉलर रिजर्व पे उनका ज्यादा फोकस है, लेकिन गोल्ड इज द एलिमेंट मेटल ऑफ चॉइस इंसानी तारीख में रहा है। इसलिए मेरे साथ जो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मशवरे मांगते हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अपनी कुछ ना कुछ सेविंग गोल्ड में ज़रूर मेंटेन कीजिए। ये एक बहुत अच्छा, जिस वक्त आप देखेगा कि मार्केट्स वगैरह बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होंगी, गोल्ड उस जगह पे आकर रुक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो एक रेंज में मूव करना शुरू कर देगा, नीचे भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा वो ज़्यादा। आए हैं इंस्टेंसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रैश नहीं होता ना, बल्कि यही कहा जाता है। मैं आपको बल्कि ये बताता हूँ कि पिछले 25 साल में अगर आप देख लें तो आफ्टर द स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में गोल्ड हैज़ बिन द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। सो या आई थिंक अगर आप रखना चाहें अपनी पूरी सेविंग्स गोल्ड में ना रखें, शायद आपको वो रिटर्न ना मिल पाए मीडियम रन में जो आपको स्टॉक मार्केट में मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी सेविंग ज़रूर गोल्ड में रखा करें। अभी आपने भी कहा कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो अपने डॉलर के रिजर्व्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो है रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि 4 माह में $3.8 बिलियन बैंकों से और निजी मार्केट से खरीदे हैं स्टेट बैंक ने। तो ये क्यों बढ़ा रहा है, इसका क्या रीज़न? सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक्चुअली दो बड़े अच्छे काम उसने किए, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द स्टेट बैंक देयर यार। यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी में और बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक आपको स्टेट बैंक शायद उसकी इंडिपेंडेंस की वजह हो सकती है, IMF को बैकिंग उसकी जो मिली हुई वो वजह हो सकती है। जबकि जमील अहमद साहब जब आए थे तो उनके बारे में ये कहा गया था कि इसहाक डार अपना बंदा लेकर आया, लेकिन मुझे लगता है इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा देना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिसका भी था कि यार इसको दूर रखो फाइनेंस मिनिस्ट्री से। औरंगजेब साहब ने दखल अंदाजी, और एज पर द लॉज एंड द रूल्स ऑफ स्टेट बैंक आप उसमें दखल अंदाजी कर भी नहीं सकते, ये एक आज़ाद ऑटोनोमस इदारा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह PKR और डॉलर पैरिटी को मैनेज किया है उसका इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अच्छा, स्टेट बैंक क्यों डॉलर बाय कर रहा है? स्टेट बैंक डॉलर बाय कर रहा है पाकिस्तानी रुपए को एप्रिशिएट होने से बचाने के लिए। उल्टी बात चल रही है हमारे यहाँ, आपको पता है कि डॉलर की कीमत जो है वो गवर्नमेंट्स की ईगो का सबब बनता है, खास तौर से इसहाक डार, उनकी तो पता नहीं, और मियां नवाज शरीफ, इनके दौर में तो डॉलर सस्ता होता था, इनके डॉलर जो है ना वो डॉलर बेसिकली रुपए को महंगा रखते थे वो, तो वो 100 रुपए पे कितने अरब डॉलर फेंक दिए उन्होंने मार्केट में। पाकिस्तान में उल्टी अंगा बह रही है ना इस वक्त, वो अपने रिजर्व से निकालते रहते थे मार्केट में, जो है वो लिक्विडिटी सप्लाई करते रहते थे कि यार रुपया जो है ना वो 100 पे किसी तरह मेंटेन रहे, और पता नहीं क्या उनको, और उसने बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान को। आई थिंक हम 10 का फायदा हुआ ना, सियासी फायदा हो गया, लेकिन वैसे नुकसान हुआ। तभी आप देखिए इनके जाने के बाद हमेशा एक रुपये की एडजस्टमेंट की कहानी आती है। अब क्या सीन हो गया? अब ये हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये डर था
कि अगर हमने डॉलर को ऐसे ही रहने दिया मार्केट में तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो, ये कहते ही हैं कि जी अगर ये ना करते, आई थिंक ये बिजनेस रिकॉर्डर की ही रिसर्च ये बात बताती है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से इंटरवेंशन नहीं करता तो डॉलर आज 230-225 रुपए का होता, नॉट 278 289। लोग तो रियल वैल्यू भी यही बताते हैं, रियल वैल्यू उसकी यही 240। लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा कि हमें रुपये को सस्ता रखना है। एक तो उसका आपको एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट मिलता है जो आपको इस वक्त मिलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स के नंबर हर महीने बड़े सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर रेमिटेंसेस में आपको भला हो रहा है, अगर आप रेमिटेंसेस भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड जा रही हैं आपके, अब रिकॉर्ड लेवल पे इस वक्त रेमिटेंसेस पे ऑपरेट कर रही है। ईद आ रही है और बढ़ेंगी, अभी और बढ़ेंगी। ये तो रेमिटेंस का सीजन शुरू हो गया है ना, अब रमजान आता है, ईद आता है, फिर उसके 1-1.5 दिन 2 महीने बाद 4-6 महीने चलते हैं। एग्जैक्टली। तो उसका बड़ा फायदा हो रहा है और वो यही हो रहा है कि जी डॉलर आपका जो है आए जा रहा है। लेकिन जो प्राइमरी रीजन थी फैसल वो यही थी कि स्टेट बैंक को ये डर था कि अगर रुपया ये सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में इंपोर्ट सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मार्केट से, अच्छा उनको एक और बात का अंदाजा हो गया ना कि वो जो हमारा ख्याल था कि फलाना मुल्क आ जाएगा, ढमाना मुल्क आ जाएगा, वो 100 बिलियन आ रहे हैं, जो आखिर में होते होते 5 बिलियन रह गए थे, एक ढेला भी नहीं आया पाकिस्तान, ठीक है जी। रियलाइज रोल ओवर पे हो ही जा रहे हैं। वो भी खैर अल्लाह का शुक्र है रोल ओवर कर रहे हैं। अभी सऊदी ने भी रोल ओवर किया, आपको पता है, आई थिंक $2 बिलियन एंड ऑल। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, उनको शायद ये डर था कि यार ये पैसे, उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये डॉलर तो नहीं आने वाले, और अगर ये डॉलर नहीं आए तो हमारे ख़जाने का क्या होगा। तो स्टेट बैंक ने मार्केट से पैसे डॉलर उठाने शुरू कर दिए थे। और आई थिंक ये जो अभी एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक तकरीबन कुछ $3.5 अरब डॉलर में से उन्होंने $1.2 बिलियन के इंटरनेशनल लोन्स वगैरह पे किए हैं और तकरीबन 2.25 अरब से रिजर्व्स बिल्ड किए हैं उन्होंने, जो कि बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। और ये वो एक्सरसाइज है जो कि हमें बहुत पहले से करते रहनी चाहिए थी, अपने रिजर्व्स को बिल्ड करना बाय बाइंग डॉलर फ्रॉम द मार्केट। लेकिन क्योंकि हमारा ऑब्सेशन है अपने करेंसी को महंगा रखने का, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बहुत पीछे रह गया, हम ये चीज़ कर नहीं पाए। सो जस्ट टू समराइज, स्टेट बैंक इज़ डूइंग दिस कि रिजर्व्स बिल्ड करना है हमें, बिकॉज वो जो इनफ्लो एक्सपेक्टेड था दैट इज़ नॉट हैपनिंग। एंड सेकेंडली रुपए को हमें महंगा नहीं होने देना है, बिकॉज दैट वुड हैव हर्ट योर ट्रेड डेफिसिट मैसिवली। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती, आपकी एक्सपोर्ट्स अनकम्पेटिटिव हो जाती, और फिर आप एक विशेष सर्किल में आ जाते हैं। वो जो डिफरेंस होता है वो आप कैसे फुलफिल करते हैं? थ्रू योर रिजर्व्स। तो दिस इज द एंटायर आइडिया, आई थिंक अ गुड स्ट्रेटेजी बाय स्टेट बैंक विच इज पेइंग ऑफ। ये आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी में पिछले 1 साल में अगर आप कहें ना कि यार ये विनर्स हैं या ये हीरोज हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, और उनके गवर्नर आप कह सकते हैं, उनकी टीम जो उसको मैनेज कर रही है, बाकी सब बातें कर रहे हैं। प्रॉफिट भी आपको याद होगा कि पता नहीं कितने जबरदस्त प्रॉफिट। उसकी वजह ज़ाहिर है वो ट्रेजरी जो बिल, क्योंकि देखिए लोन भी तो गवर्नमेंट ने बहुत उठाया है ना, ये तो एक चीज़ है। और वो टी बिल्स पे इनका जो कट होता है, कमीशन जो इनका मार्जिन होता है, उस पे इन्होंने ज़बरदस्त पैसे बनाए। आदिल भाई, अभी एक बड़ी ज़बरदस्त मीम चल रही थी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, कि डॉलर तो 140 का हो गया था पाकिस्तान में एक दिन के लिए। यार वो पता है, और दिरहम शायद 32 का हो गया। अल्लाह करे, पता नहीं, अल्लाह करे अगर ऐसा कभी हो भी पाकिस्तान में, थैंक्स टू गूगल। हाँ, ये गूगल में ग्लिच आ जाती है। और गूगल नहीं है कोई, साल में एक दफ़ा ऐसी ग्लिच आती है, लोग वाकई ये समझ जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूपिड लोग भी थे जिनकी मैंने प्रोफाइल पे और उनके फेसबुक पे देखा कि उन्होंने इसको भी हुकूमत का कारनामा बताते हैं जी। चले एक दिन के लिए आया तो था। नहीं देखिए, हुकूमत का कारनामा बनाने वाले तो आपको पता है, लाहौर में फिरोजपुर रोड पर उन्होंने एक बाइक की लेन बना दी है, जिसने फिरोजपुर रोड का जो लाहौर की मेन आर्टरीज में से कबाड़ा कर दिया है। लेकिन जो पसंद करने वाले हैं वो खुश हैं जी। मरियम नवाज ने क्या तोहफा दिया आवाम को। जैसे शारा फैसल पे तो कई साल से है। अच्छा, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। और अभी आज मेरे रेडियो शो में भी ये बात हुई थी, और उसमें कह रहे थे देखिए जी लाहौर में एक नई चीज़, ये पहली बार पाकिस्तान में लाहौर में, ये मैंने कहा यार छोड़ दो, वसीम अख्तर हुआ करते थे एक ज़माने में, उन्होंने ये बाइक लेन बना दी थी। हाँ, कोई उस पर चलाता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आदिल पे बना क्या दी थी, एक कलर की लाइट लगा दी थी, बट कर दी। देखिए ना, वो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आप उस पर चलाएं। आदिल भाई, लास्ट में स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। बड़ी मज़े की राइड्स आपने भी इंजॉय की, मैंने भी की, मगर अब लग रहा है कि मार्केट डरा रही है थोड़ा सा। सही। और 17,000 गालिबन टच करने के बाद अब 10,000 के आसपास है, 1,10,000 के आसपास है। तो क्या कहें, वो जो हमें एक लग रहा था कि 125 या 150 अचीव करेगी, वो ख्वाब तो टूटता नजर नहीं हो गया। अभी साल खत्म हो गया, हम कौन से महीने में बैठे हैं भाई, फरवरी चल रहा है यार, क्या हो गया भाई। देखिए, असल में क्योंकि मेरी और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डिफरेंस है ना, आई थिंक हम हर दफा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म, देखिए मैं जब मुझसे कोई ये बात बोलता है ना, मार्केट अदिल भाई 1,10,000 पे आ गई मार्केट, अब क्या करें यार। मैंने कहा यार
एक रुको ज़रा यार, 1 साल पीछे चले जाते हैं। 5-6 फरवरी का फर्स्ट वीक 2024, मार्केट थी कोई 63-64 हज़ार या 65 हज़ार ऐसे कुछ थी। अगर कोई आपको उसमें बोलता कि आज से 1 साल बाद मार्केट 1,10,000 पे होगी, आप उसे क्या बोलते हैं? पागल बात। मैं तो पागल हो गया यार, तुम्हें क्या हो गया भाई, इतना छक्के नहीं लग रहा है। 80,000 पहुंच जाएगी मार्केट, 90,000 पहुंच जाएगी, 1,10,000। सो जिंदगी भी हमारी ऐसी है, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, आपका होराइजन कितना है। सही है जी, अगर आप एक शॉर्ट टर्म जिंदगी में भी थिंकिंग लेके चलेंगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे ना। एक काम आपने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1 साल में प्रॉफिट नहीं होता, क्या बंद कर देंगे आप? भाई अब रफ्तार भी माशाल्लाह आपका चैनल अब आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश हुआ है। पहले साल आप लोगों की ग्रोथ मुझे पता है, रफ्तार आप क्लोजली मॉनिटर सर हैं। या एग्जैक्टली, वो बड़ी आई नो फॉर द टीम इट यूज्ड टू बी डिप्रेसिंग कि यार ये तो आ ही नहीं रहे। बल्कि मैं अक्सर फरहान से मजाक किया आप तो हमारे मुश्किल वक्त के साथ ही। हाँ, मैं अक्सर फरहान से मैं कहता था कि यार मेरे YouTube चैनल जो कि एक छोटा सा YouTube चैनल है, मैं तो उसमें इतनी जल्दी मेरे 5,000 सब्स हो गए थे। फरहान ने कहा यार दिस इज वेरी गुड स्पीड। तो अगर आप खुदा ना खास्ता उस वक्त रफ्तार बंद कर देते हैं, हमने वो मास्टरपीस देखते ही नहीं जो आप लोगों ने पिछले 1.5 साल में जो काम किया है। सो गाइज एज फार एज स्टॉक मार्केट भी जो कंसर्न है ना, प्लीज इसको एक बहुत लॉन्ग टर्म व्यू दिया करें। 1,000 मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है ये तो, बल्कि एक टाइम ऐसा आ गया था फैसल, अभी रोजाना मार्केट 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट ऊपर जा रही है, 1500 पॉइंट। मैं कहता था या अल्लाह ये क्या है, बस ठीक है तेरी मेहरबानी शुक्र है, लेकिन बस अब बहुत है, ठीक है होने दे काम इसको। मैं तो कहता हूँ कुछ शेयर्स बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव पोजीशंस पर आ गए हैं। आई थिंक माड़ी की एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी हुई है। माड़ी 900 रुपये पे बहुत ओवर प्राइस शेयर था, सही अपनी पोजीशन पे, अभी भी कुछ आने नहीं सर, 400 में आने नहीं, मैं इंतजार देखते हैं, अल्लाह करे हो जाए ऐसा। हम तो क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म से माड़ी में हैं तो हम तो आई एम फाइन विद इट यार, आई एंजॉय द। इस बार डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने, इनके रिजल्ट भी बड़े परेशान कर रहे हैं इस बार, लेकिन द किंग ऑफ डिविडेंड उनकी अभी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट वुड बी लाइव, एंग्रो फर्टिलाइजर का जो है वो बोर्ड मीटिंग हो चुकी होगी। फौजी ने भी मार्केट को थोड़ा मायूस किया विद द डिविडेंड, पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ बिगर डिविडेंड। तो ये रिजल्ट सीजन है, आई वुड से इतना इंप्रेसिव अभी तक रिजल्ट सीजन यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन चंद एक कंपनियों ने वाकई डिसअपॉइंट किया। आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस मेरे ख्याल से, कि जिसकी वजह थोड़ा सा मार्केट डिप्रेस लग रही है। लेकिन दिल भाई IMF का रिव्यू भी तो है इसी महीने, IMF का रिव्यू कुड बी द रीजन। मेरा ये ख्याल है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट में एक मैसिव डिक्लाइन आया है, उसका बेनिफिट आपको इस साल से आना शुरू होगा। जो फुल ईयर बेनिफिट है आपको, जो आप पता ना इंटरेस्ट रेट लिटरली आधा हो गया है, अब बाज़ जगहों पे तो आधे से भी कम हो गया है, उसको तकरीबन आई थिंक 2025 इज़ द ईयर, आपको मिड ईयर के बाद से उसके बेनिफिट, उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात जो है वो सूद में कमी आने शुरू होंगे, और वो फिर आपको ना एक ज़रा जॉ खुलता हुआ नज़र आ रहा होगा। येस, टॉप लाइन इज़ अंडर प्रेशर बहुत सारी कंपनियों के, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी एस्पिरेशन 1,25,000 की मार्केट के बारे में है, बहुत पॉजिटिव रहें अभी भी। चलें अदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।